हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम EHI-01 जो कि है आधुनिक भारत, टाइम पीरियड है 1857 से 1964 के बीच में हम EHI-01 में पढ़ते हैं भारत के आधुनिक भारत के बारे में। देखिए, आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी हम EHI-01 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है EHI-01 का, वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 20 नंबर का आ जाता है, 20 नंबर का। और 20 नंबर में आने का मतलब है कम से कम इसे आप 500 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप ये वीडियो देख के आपको जानकारी हो जाएगा, तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस पे एक टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, बंगाल में बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन हालांकि पारंपरिक नरमपंथी राष्ट्रीय तरीके से शुरू हुआ, फिर भी इसमें तीव्र प्रचार तथा रोषपूर्ण विरोध के अंश थे। तो बंगाल का जो विभाजन हो रहा था, तो वहाँ पे जो स्वदेशी आंदोलन पनप रहा था, तो एक तीव्र प्रचार और रोषपूर्ण हो रहा था। तो बंगाल का विभाजन कब हो रहा था? 1905 ईस्वी के आसपास में। देखिए आगे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, समाचार पत्रों में विभाजन योजना के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया। इसके विरोध में बहुत सी सार्वजनिक सभाएं की गई तथा सरकार को इस कदम को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिए गए। कलकत्ता के टाउन हॉल में बड़ी सभा आयोजित की गई, जिनमें जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपनी क्षतिग्रस्त भावनाओं को व्यक्त किया। तो ये कलकत्ता के टाउन हॉल में जो प्रतिनिधि थे वह भाग लिया था। वो चाहते थे कि बंगाल का विभाजन न हो। ठीक है, देखिए, यह सब बहुत ही प्रभावशाली था, जिससे विभाजन के विरुद्ध मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो गई थी। लेकिन भारत और ब्रिटेन के उदासीन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इन तरीकों की असफलता के कारण 1905 के मध्य से नए तरीकों की खोज शुरू हुई, और इसके जो वह टाउन हॉल में जब सब बैठक किया था, तो इनसे कोई निष्कर्ष नहीं मिला। तो दूसरा कोई मार्ग ढूंढने लगा कि इससे बंगाल विभाजन रुक जाए। देखिए, इसके फलस्वरूप देखिए 1900 यहाँ तक यदि इसका कोई असर नहीं पड़ा। इन तरीकों की असफलता के कारण 1905 के मध्य से नए तरीकों की खोज शुरू हुई, और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार एवं प्रभावशाली हथियार के रूप में सामने आया। बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले, देखिए, ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार हुआ था वह भी बंगाल विभाजन के ही समय में स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले टाउन हॉल में ढेर सारा प्रतिनिधि जमा होकर सरकार को ज्ञापन दिया कि आप बंगाल विभाजन नहीं करें, पर सरकार ने ऐसा कुछ करने का नहीं कदम उठाया। तो उसके विरोध में तो ब्रिटिश सरकार का जो भी वस्तुएं आती थी ब्रिटेन से आयात होके, तो उन वस्तुओं का जो है बहिष्कार शुरू हो गया था। तो देखिए, सबसे पहले जो है बहिष्कार शब्द का प्रभावशाली लाने के लिए इसका कौन दिया था? तो सुझाव सबसे पहले 3 जुलाई 1905 को, आप ये सब डेट याद रखिएगा ताकि एग्जाम में लिखने में आपको लिखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको नंबर ज़्यादा आ सकता है। 3 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मिश्र, ठीक है, ने दिया, जिसके बाद में 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल की एक सभा में प्रमुख लोगों ने मान लिया। तो 3 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मिश्र ने ये सुझाव दिया था कि आप ब्रिटेन की या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, और 7 अगस्त को 1905 को यह सभा ने इस मांग को मांग लिया था। ठीक है, देखिए, इस खोज के बाद रविंद्रनाथ टैगोर तथा रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने
विभाजन के दिन को रक्षाबंधन रक्षाबंधन मतलब भाईचारे के रूप में एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधना किया था, आह्वान किया था, तथा आराधन्य मतलब शौक के कारण घर में चूल्हे न जलाने की प्रथा भी चलाई थी के रूप में मनाने का आह्वान किया। इस कार्यवाही से आंदोलन को एक नया उत्साह मिला। अब देखते हैं ब्रिटिश वस्तुओं का जो बहिष्कार हुआ था वह किस तरह से लोग किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के बाद स्वदेशी का समर्थन किया गया और लोगों से राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में भारत में बनी वस्तुओं को खरीदने का अनुरोध किया गया। आइए आगे देखते हैं। देखिए, चरखा से जो सूत काटने का चक्र था देश की जनता की आर्थिक आत्मनिर्भरता की इच्छा का प्रतीक बन गया तथा हथकरघा की बनी वस्तुओं आदि को बेचने के लिए आयोजित स्वदेशी मेले एक नियमित विशेषता बन गए। तो पहले जो था तो पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उसके बाद स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए लोगों को कहा गया, जिसमें चरखा से जो सूत कटा हुआ था उसको बढ़ावा दिया गया। उसके बाद हाथ से जो बना हुआ वस्तु था उनको खरीदने के लिए प्रोत्साहन किया गया। देखिए आगे। देखिए, स्वदेशी या भारतीय उद्यम के लिए एक नया उत्साह पैदा हो गया। बहुत से विशिष्ट भारतीय उद्योग जैसे कि कलकत्ता पोर्ट्रीज, बंगाल केमिकल्स, बंग लक्ष्मी, काउंटन मिल्स, मोहिनी मिल्स तथा नेशनल टेनरी शुरू किए गए। तो ये सब जो है फैक्ट्रियां बंगाल में शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन के चलते। आंदोलन द्वारा सृजित उत्साह के अंतर्गत विभिन्न साबुन, माचिस तथा तंबाकू बनाने वाले उद्योग और ऑयल मिल्स, वित्तीय गतिविधियां जैसे स्वदेशी बैंक, इंश्योरेंस तथा स्टीम नेविगेशन कंपनियां आदि भी शुरू की गई। तो ये सब स्वदेशी आंदोलन के चलते ये सब कंपनियां शुरू हुई थी बंगाल में। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, इस बीच ब्रिटिश वस्तुएं बेचने वाली दुकानों के सामने धरनों के फलस्वरूप सरकार द्वारा नियंत्रित शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा धरना दे रहे विद्यार्थियों के संस्थानों के अनुदान, छात्रवृत्तियां तथा मान्यता वापस लेने की धमकियों के कारण 22 अक्टूबर 1905 के कुख्यात सेकुलर द्वारा किया गया था, जिसे कार्लाइल बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने जारी किया था और जिसके कारण इसे कार्लाइल सेकुलर भी कहते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, आप समझिए मोटा मोटी तरीके से। स्वदेशी आंदोलन को जब बढ़ावा दिया जा रहा था तो जो भी ब्रिटेन का जो भी विश्वविद्यालय या कॉलेज स्कूल था उनके जो छात्र थे वह भी बहिष्कार कर रहे थे बंगाल विभाजन का। तो उनको एक संदेश दिया गया कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी डिग्री या आपकी कॉलेज की मान्यता या आपको इससे छात्रवृत्ति या कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। उसी में से एक था कार्लाइल सेकुलर, जो यह प्रस्तावना पारित किया था, जिसको बाद में इसे कार्लाइल सेकुलर भी कहा गया। देखिए, तथा विद्यार्थियों को फाइन करने तथा उन्हें निष्कासित करने के फैसले से बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने दासता के इन स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ देने का फैसला किया। स्कूलों और कॉलेजों के बहिष्कार से स्वदेशी आंदोलन के नेताओं को बंगाल में समांतर शिक्षा व्यवस्था चलाने को बाध्य होना पड़ा। जो भी स्टूडेंट वह छोड़ दिया था कॉलेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिसका दायित्व था कॉलेज को चलाना, वह कॉलेज को छोड़ दिया। तो जो भी आंदोलन चलाते उनको लगा कि नहीं, अपना स्वदेशी स्कूल या कॉलेज भी होना चाहिए। देखिए, जल्दी ही अपीलें जारी की गई, अनुदान इकट्ठे किए गए तथा विशिष्ट व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम बनाने लगे। इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, जिसे 25 जुलाई 1906 को शुरू किया गया था और जो बाद में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में परिवर्तित हो गया और जो आज
आज के जादवपुर यूनिवर्सिटी आप सुने होंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है, उनकी स्थापना बंगाल विभाजन के समय में ही किया गया था। देखते हैं आगे। देखिए, विश्वविद्यालय का आधार बना, जादवपुर जो है विश्वविद्यालय का आधार बना। बंगाल नेशनल कॉलेज तथा स्कूल, जिसे 15 अगस्त 1906 को स्थापित किया गया था और जिसके प्रिंसिपल बने थे अरविंद घोष, तथा जिलों में विभिन्न राष्ट्रीय प्राइमरी स्कूलों एवं सेकेंडरी स्कूलों की भी स्थापना हुई थी बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन के चलते। तो अब देख लिए बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन का किस तरह से वर्चस्व रहा था। तो आइए एक और प्रश्न देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि खिलाफत आंदोलन किस प्रकार से असहयोग आंदोलन से संबंधित है। देखिए, खिलाफत आंदोलन किस प्रकार से असहयोग आंदोलन से संबंधित था, इसको आइए विस्तार से जानते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन जिससे विषय में अपने पहले अध्ययन किया है, तो यह किताब का वर्ड है, तो आपने पहले अध्ययन किया है, ठीक है। एक ऐसे विशिष्ट राजनीतिक माहौल की उपज थी जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद और इस्लामी विश्व बंधुत्व साथ साथ कदम बढ़ा रहे थे, ठीक है। देखिए, इसके साथ राष्ट्रवादी आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। चौरी चौरा कांड के तुरंत बाद असहयोग आंदोलन के वापस लेने के साथ सांप्रदायिकता भारतीय राजनीति में प्रवेश करने लगी। तो 1922 से 27 के दौरान सांप्रदायिकता के उत्थान के कई लक्षण सामने आते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सांप्रदायिकता का लक्षण हमारे भारतीय समाज में प्रवेश कर गया था। देखिए, सांप्रदायिकता हिंसा अभूतपूर्व रूप से भड़की। केवल संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है में कहा जाता है में 1923 से 1927 के दौरान 91 सांप्रदायिक दंगे हुए। गौ हत्या और मस्जिदों के सामने संगीत के मुद्दे उभर कर सामने आए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाफत समितियां धीरे धीरे लुप्त होने लगी। 1922-23 के दौरान मुस्लिम लीग को पुनः जीवित किया गया और इसने खुलेआम अलगाववादी राजनीति के पक्ष में बोलना आरंभ कर दिया। 1915 में गठित हिंदू महासभा, जो कि अभी तक अक्रियाशील थी, मतलब इससे पहले जो है वह क्रियाशील नहीं थी, वह भाग नहीं ले रही थी कोई चीज़ में, वह अक्रियाशील थी। उसे ऐसा माहौल मिल पाया कि वह भी अपने को पुनर्जीवित कर सके। तबलीग प्रचार और आइए आगे देखते हैं। तबलीग और तंजीम जो संगठन था, जैसे आंदोलन मुसलमानों के बीच उठे जो कि हिंदुओं के मध्य उठे शुद्धि और संगठन आंदोलनों की प्रतिक्रिया स्वरूप थे। आंशिक रूप से ये शुद्धि और संगठन आंदोलन भी मोपला या मोपिला विद्रोह कहता है, जो केरल के आसपास में शुरू हुआ था, केरल में के दौरान हुए जबरन धर्म परिवर्तन की प्रतिक्रिया में हुए। इन तमाम घटनाओं ने राजनीतिक वातावरण को काफ़ी दूषित कर दिया था। तो आइए आगे देखते हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसमें भी बहुत सारा घटना हुआ था। देखिए, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की घटना संघ की स्थापना हुई थी, जो अभी फिलहाल में उसको आरएसएस भी कहते हैं। इस बिगड़ती हुई सांप्रदायिक परिस्थितियों के कई कारण थे। खिलाफत गठजोड़ ने धार्मिक नेताओं को राजनीति में खींच लिया, लेकिन इन नेताओं ने राजनीति में प्रवेश अपनी शर्तों पर किया। आंदोलन वापस लिए जाने के बाद भी राजनीति में इन धार्मिक नेताओं की सहभागिता समाप्त नहीं हुई। इसके कारण राजनीति की व्याख्या धार्मिक तौर पर आरंभ हो गई। राजनीतिक संरचना का स्वरूप अपने आप में पृथक निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया आरंभ करने के साथ ही सांप्रदायिकता का बीज बन गया।
तो यहाँ पे सांप्रदायिकता के बीच धीरे धीरे भारत में उगने लगा था कि भारत में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग क्षेत्र दिया जाए। देखिए, इन संरचना का विस्तार 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर हुआ, जिसमें सांप्रदायिक प्रचार और इसके आधार पर राजनीतिक गतिविधियों के पनपने का पथ प्रदर्शित किया गया। रोजगार के अवसरों की भारी कमी के माहौल में शिक्षा के विस्तार ने काफ़ी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार पैदा कर दिए, जो कि नौकरियों के लिए धर्म का इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। देखिए, 1927 में राजनीतिक परिस्थितियां काफ़ी असंतोषजनक थी। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट पड़ गई थी और वे बहुत सतही तौर पर कार्यरत थे। सांप्रदायिकता इस दौरान काफ़ी जोर पकड़ रही थी। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, 1921 के शुरू में ही असहयोग तथा बहिष्कार के लिए जोर शोर से प्रचार शुरू हो गया था। हालांकि आंदोलन के एक चरण से दूसरे चरण में केंद्रीय मुद्दे बदलते रहे। जनवरी से मार्च 1921 के प्रथम चरण में मुख्य बल विद्यालयों, कॉलेजों, कानूनी अदालतों के बहिष्कार तथा चरखे के प्रयोग पर था। असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, तो मुख्य रूप से प्रथम चरण ये था। छात्रों में व्यापक अशांति थी तथा वकीलों जैसे CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने वकालत को त्याग दिया। इस चरण के बाद अप्रैल 1921 में दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। दूसरे चरण का मूलभूत लक्ष्य तिलक स्वराज कोष के लिए अगस्त 1920 तक 1 करोड़ रुपये तथा 30 जून तक 20 लाख चरखे लगाना था। देखिए, ये स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन, ये सब इसमें चरण था कि आप पहला चरण में विश्वविद्यालय में जितना छात्र है उसको त्यागना है। दूसरा चरण है कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो जुलाई से शुरू होने वाले तीसरे चरण में निम्न बातों पर जोर दिया गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। नवंबर 1921 में ब्रिटिश राज सिंहासन के उत्तराधिकारी प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार। चरखे तथा खादी को लोकप्रिय बनाना तथा कांग्रेस स्वयंसेवकों द्वारा जेल भरो आंदोलन चलाया गया था। देखिए, अंतिम चरण में नवंबर 1921 में उग्रता की ओर झुकाव दिखाई पड़ रहा था। कांग्रेस स्वयंसेवकों ने जनता को लामबंद किया और देश क्रांति की कगार पर था। देश जो है क्रांति के कगार पे था। देखिए, गांधी जी ने बारदौली में लगान नहीं देने का प्रचार तथा बोलने, प्रेस और संस्थाओं की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करने का निश्चय किया। किंतु 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में कुछ किसानों द्वारा स्थानीय पुलिस थाने पर हुए हमले ने पूरी स्थिति को ही बदल दिया। गांधी जी ने इस घटना से स्तंभ होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो अब देख लिए खिलाफत आंदोलन किस प्रकार से असहयोग आंदोलन से संबंधित था। तो नेक्स्ट वीडियो में भी और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको बताएंगे। यदि यह प्रश्न नहीं पढ़े तो आपका एक तरह से आपको वर्ड मिल गया होगा किस तरह से इसमें लिखना है। जो पढ़े हैं तो उनका एक रिवीजन हो गया कि रिवीजन होते हुए आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।